बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। सुल्तानपुर के डीजे मनोज शुक्ला निलंबित किए गए हैं। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनके आचरण पर आपत्ति थी। जेसीबी के सामने लेटने को लेकर सुर्खियों में आए थे। बस्ती जिले में अपनी पैतृक भूमि बचाने के प्रयास में बुलडोजर के सामने लेट गए थे और यहां पर उन पर एक्शन लिया गया है। बस्ती जिले की यह घटना रही है जहां पर डीजे साहब जेसीबी के सामने लेटे थे। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। सर्वेश, एडीजे साहब पर एक्शन लिया गया है, निलंबित किया गया है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, ये एडीजे मनोज शुक्ला हैं जो कि बस्ती जिले के रहने वाले थे। पिछले महीने वो सुर्खियों में तब आए थे जबकि अपने गृह जनपद में अपने पैतृक गांव में वो जेसीबी के सामने कोट पैंट और टाई पहनकर लेट गए थे। उनका आरोप था कि गलत तरीके से अक्रमा हटाया जा रहा है और इस मामले में डीएम बस्ती ने एक शिकायत जो है वो शासन से की थी और शासन ने उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट को संदर्भित कर दिया था। इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने बेहद गंभीरता से लिया और इस मामले में डीजे मनोज शुक्ला को निलंबित कर उन्हें सोनभद्र जिले से संबद्ध कर दिया है। वर्तमान तैनाती उनकी सोनभद्र जिले में ही है और ये मामला सुर्खियों में आया था और एक एडीजे का इस तरह से जेसीबी के सामने लेटना, इसको लेकर सपा मुखिया और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, जिसके बाद सरकार ने भी इसको बेहद गंभीरता से लिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसे अनुशासनहीनता मानना था और कोर्ट का जो कंडक्ट है उसके खिलाफ मानते हुए ये कार्रवाई की है, उनको निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। जी सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आइए अब लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। रुड़की आईआईटी आज अपना 175वां स्थापना दिवस मना रहा है। सीएम पुष्कर धामी भी आज रुड़की आईआईटी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे आईआईटी की ओर से कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। तो आज आईआईटी का रुड़की का 175वां स्थापना दिवस है। सीएम पुष्कर धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद चंदन रामदास पहली बार हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन स्वागत कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि स्वागत से ज्यादा यह मामला सुर्खियों में आ गया। दरअसल चंदन रामदास का जब बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं तभी एक महिला उनके सामने खड़ी हो जाती है। महिला हाथों में कुछ कागज लिए परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास से फरियाद करने लगती है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की मौत साल 2018 में हो गई थी। महिला के पति रोडवेज के कर्मचारी थे, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी महिला को नौकरी नहीं मिली, जिससे उसके परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मंत्री ने पीड़ित महिला को न्याय का भरोसा दिया है। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, महिला ने अपनी फरियाद तो लगा दी मंत्री जी के सामने, लेकिन अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, साल 2018 में इस महिला के पति की डेथ हुई है और उसके बाद से लगातार विभागीय अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। पिछले मंत्री से भी इसका कहना है कि ये मिली है, लेकिन इसके बावजूद इसे मृतक आश्रित के तौर पर जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। लेकिन मंत्री ने भरोसा दिया है कि वो पूरे मामले को दिखवाएंगे और मंत्री ने यही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि आपको नौकरी दी जाएगी, विभाग में किसी भी तरीके से आपको नौकरी दी जाएगी ताकि आपके परिवार का भरण पोषण हो सके, आपके बच्चे सही से एजुकेशन ले सकें। ये उन्होंने बाकायदा ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया है और महिला को पूरा भरोसा दिया है कि आप जो है आपको न्याय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अपने पीए को भी स्पष्ट किया है कि इस पूरे के पूरे मामले को देखा जाए और साथ ही जो परिवहन सचिव है उनसे भी कहा गया है कि इस पूरे के पूरे मामले को वो पर्सनली देखें और महिला को जो भी मृतक आश्रित हैं उसे नौकरी दी जाए। इसके अलावा भी मंत्री ने ये कहा कि आप जितने भी मृतक आश्रित हैं अगर वो एलिजिबल हैं उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए, तो फिर नौकरी देनी ही पड़ेगी। इस तरीके का मंत्री का रुख है और बहरहाल महिला का ये कहना है कि वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गई और जैसा वीडियो में दिख रहा है कि महिला के आंखों से आंसू छलक रहे हैं और वो इतनी परेशान है, उसका दर्द बेहद साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। सर
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरों में टाइगर सफारी बनाने के लिए पेड़ों का कटान और ढिकाला में बिना परमिशन गेस्ट हाउस के निर्माण का मामला अब तूल पकड़ गया है। पूरे मामले में कई अफसरों पर कभी भी गाज गिर सकती है। कोटद्वार से सटे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन पाखरों में 106 हेक्टेयर में टाइगर सफारी का निर्माण पिछली सरकार में शुरू हुआ। उस दौरान वन मंत्री हरक सिंह रावत थे, लेकिन पेड़ों के अवैध कटान समेत वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मामला विवादों में फंस गया। इसी दौरान पाखरों, मोरघट्टी और कोल जोन ढिकाला में आलीशान बंगले भी बना दिए गए। कई जांचें होने के बाद भी जब दोषियों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कॉर्बेट का निरीक्षण किया और अब वन विभाग से कुछ जरूरी कागजात तलब किए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पाखरो सफारी थी, जिसके अंतर्गत एक जांच चल रही है, जिसमें सतर्कता जांच भी चल रही है। इसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जो है इसका निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा जो रिपोर्ट अलग अलग अधिकारियों से मांगी गई है, वो रिपोर्ट्स और जो अभिलेख है उनको सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य सचिव कार्यालय जो है उनके यहाँ प्रेषित किया जा रहा है। तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल रहा पाखरो टाइगर सफारी पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। वो भी तब जब चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह टाइगर सफारी के तहत बनने वाले 3 में से एक बाड़े का उद्घाटन भी कर गए थे। अब हरक सिंह का कहना है कि काम नियमानुसार हुआ है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि उत्तराखंड का विकास हो। कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड की तरक्की नहीं चाहते हैं, जो गढ़वाल की तरक्की नहीं चाहते हैं, जो कोटद्वार की तरक्की नहीं चाहते हैं। उसमें वाइल्ड लाइफ का बहाना बना के या जानबूझकर चीज़ों को उलझाकर, भाई मनसा साफ होनी चाहिए पाखरो टाइगर सफारी बनाना। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अपने निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं भी पाई हैं। टाइगर सफारी के लिए बाड़े बनाने को स्वीकृति मिलने से पहले ही बड़ी संख्या में इस बफर जोन में पेड़ों का सफाया कर दिया गया। यही नहीं, टाइगर रिजर्व के इस एरिया में बिना स्वीकृति के कई अन्य कार्यों को अंजाम दे दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में वनाग्नि की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। वन विभाग अभी से इन घटनाओं को काबू करने में नाकाम दिख रहा है, तो कोर्ट के आदेशों का भी पालन वन विभाग नहीं कर पा रहा है। वनाग्नि पर हाईकोर्ट ने राज्य में नेशनल पॉलिसी बनाने के आदेश दिए थे, जिसके तहत 6 महीने में पदों पर भर्ती करने और वन आपदा प्रबंधन को फंड जारी करने के सरकार को आदेश दिए गए थे। वहीं कोर्ट ने कृत्रिम बारिश के लिए भी योजना बनाने को कहा। आग बुझाने के लिए ग्रामीणों की भागीदारी के साथ वॉच टावर और सैटेलाइट से आग पर नजरें रखने को कहा गया था। इसके साथ ही आधुनिक तकनीकी से आग पर काबू पाने वाले यंत्र भी खरीदने को कहा गया। हालांकि वन विभाग इतने साल के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। पदों पे भर्तियां लगातार निकली हैं। इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हो रही हैं, फॉरेस्टर की हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा अभी ये देखने में आ रहा है कि उसमें बहुत से आदेश डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनका अनुपालन अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसमें राज्य सरकार की ओर से अपना कुछ प्रॉब्लम बताई गई हैं। जैसे आचार संहिता का भी एक एफिडेविट में कहा गया है कि बीच में इस पीरियड की वजह से अनुपालन नहीं हो पाया, बाकी डायरेक्शंस को भी हम फॉलो कर रहे हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो इस बार भी सबका सहयोग से आग जल्दी से जल्दी बड़ा आपदा से रोकने के लिए और ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ना हो, मतलब उसको रोकने के लिए जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स टीम को। हल्द्वानी के आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जिसके तहत अब आदमखोर को मारने की नहीं बल्कि जिंदा पकड़ने की तैयारी की जा रही है। पेड़ों पर बने ये मचान उस आदमखोर बाघ पर निगाह रखने के लिए बनाए गए हैं जिसने 1-2 नहीं बल्कि 6 इंसानों को अपना शिकार बना डाला। हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज के जंगल में फॉरेस्ट और गुजरात के ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के कर्मचारी मचान पर बैठकर दूर से ही बाघ की मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। समझिए, इधर जमीन पर बाघ दिखा और उधर इनके कंधे में लटकी ये बंदूक आदमखोर बाघ को बेहोश कर देगी। अधिकांश कैमरा ट्रैप में रात के समय आ रहा है और रात में रेस्क्यू टीम की सुरक्षा के लिए मचान में बैठना ही बेटर रहता है, जिस कारण 3 मचान दमवा और पनियाली क्षेत्र में बनाए गए हैं जहां से इसको रेस्क्यू किया जाएगा।
जाहिर है आदमखोर बाघ को पकड़ने का ये ऑपरेशन अभी तक के सबसे मुश्किल ऑपरेशन में से एक है। ऐसे खूंखार से फॉरेस्ट कर्मचारियों और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को भी खतरा है। ऐसे में सावधानी में ही सुरक्षा है। आज 7 दिन इस ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गए हैं और आज 7वां दिन है। और आज जामनगर वाली जो टीम है वो रेस्क्यू के लिए जंगल में गई हुई है। साफ है आदमखोर का रेस्क्यू ऑपरेशन जितना लंबा खिंच रहा है उतना ही चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में फॉरेस्ट टीम की कोशिश किसी भी तरह से आदमखोर को जिंदा पकड़ने की है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ पहाड़ों के जंगलों में आग लग रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ से सटे मैदानी इलाकों में गुलदार की धमक ज्यादा हो रही है। चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर समेत कई जिलों में जंगलों में आग लगने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लाखों के पेड़ जलकर खाक हो गए। उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही मैदानी इलाकों में गुलदार आ धमक रहे हैं। गुरुवार को भी ऋषिकेश में गुलदार ने वन विभाग की टीम को खूब छकाया। टिहरी झील को वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाने के लिए लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जिससे टिहरी झील को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहचान मिल सके। टिहरी झील में जहां वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ाई जा रही हैं, वहीं पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी अब काम किया जा रहा है। लहरों का रोमांच उठाने के लिए टिहरी झील में दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं और वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का लुत्फ उठाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र में नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ टिहरी झील और आसपास के क्षेत्र को केंद्र सरकार के मेगा प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पहाड़ी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए टिहरी झील बोटिंग पॉइंट को भी पहाड़ी थीम पर डेवलप किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और टाडा की तरफ से बोटिंग पॉइंट पर लाखों की लागत से एंट्री गेट, दुकानें और दूसरे टूरिस्ट पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसके जरिए पहाड़ी कल्चर को भी प्रमोट किया जा सके। 13 डिस्ट्रिक्ट में हमें पैसा मिला हुआ है, तो उसमें हमने शॉप्स का निर्माण कर दिया है। वहाँ पहाड़ी शैली में गेट का निर्माण कर दिया है। तो कुछ छोटर पोटर कमियाँ हैं जो हम इनको बना के फिर पर्यटन विभाग को हैंड ओवर करेंगे। और उसके बाहर जो लॉन बचा हुआ है उसमें भी हम ब्यूटिफिकेशन के काम के लिए हम निविदा आमंत्रित कर रखी है। उसको भी उसमें ग्रास वगैरह और बाकी मूवेबल कार्ड्स और कुछ और चीज़ें जो उसमें हैं उनको करा के फिर टिहरी झील आने वाले पर्यटकों का भी मानना है कि टिहरी झील में बोटिंग के साथ साथ आसपास के क्षेत्र को भी डेवलप किया जाना चाहिए, जिससे पर्यटक सिर्फ बोटिंग तक सीमित नहीं रहे। वहीं बोट मालिकों का कहना है कि टिहरी झील के आसपास के क्षेत्र को पहाड़ी थीम पर डेवलप किए जाने से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे काम होंगे और काफ़ी टूरिस्ट को आकर्षित करेंगे। और यहाँ प्रतिदिन जो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और यहाँ के लोगों को इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है और उनकी आर्थिकी में वृद्धि होगी। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे तराशने के लिए अब प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, जिससे जहां एक तरफ गोवा जैसी एक्टिविटी पर्यटकों को टिहरी झील में मिलेंगी, तो वहीं पहाड़ी कल्चर को प्रमोशन मिलेगा, जिससे पर्यटन बढ़ने के साथ ही रोजगार के भी नए रास्ते खुलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, लेकिन खास बात है कि जल्द ही बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर भी काम शुरू हो जाएगा। ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि केदारनाथ की तरह नई बद्रीशपुरी भी दिखाई देगी। – 2013 की आपदा झेल चुके केदारनाथ धाम में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है और मॉडर्न केदारपुरी के काम की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अब तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने की है और जल्द ही बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर काम शुरू भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि केदारनाथ की तरह ही नई बद्रीशपुरी नजर आएगी। और केदारनाथ जी का पहले से ही काम चल रहा था, बद्रीनाथ धाम का भी काम प्रारंभ हो गया है। उसमें टेंडर की पूरी प्रक्रिया हो गई है, 250 करोड़ रुपया उसका अलॉटमेंट भी हो गया है।
और जल्दी ही आपको केदारनाथ की तरह नई बद्रीसपुरी भी दिखाई देगी। केदारनाथ धाम में डेवलपमेंट की जिम्मेदारी टूरिज्म डिपार्टमेंट की है, जबकि वर्किंग एजेंसी PWD डिपार्टमेंट है। प्रमुख सचिव का कहना है कि जमीन अधिग्रहण से लेकर बिल्डिंग शिफ्टिंग का काम जारी है और प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों के मुताबिक काम किया जा रहा है। हमारा मास्टर प्लान फाइनलाइज हो गया है, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही है, जो और वहाँ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उसके शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है। PWD इसमें एक कार्यदायी संस्था के तौर पे कर रही है। वैसे तो पर्यटन विभाग के द्वारा उसको स्टीयर किया जा रहा है। निश्चित रूप से अब हम उसमें तेजी से, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उसके हिसाब से कई स्तरों पे इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ दौरे पर कही थी और अब उम्मीद है कि इस साल ब्रेक के बाद पतंजलि योगपीठ के प्रमुख स्वामी रामदेव की कंपनी रुचि सोया के नए शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए। इस मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने घंटा बजाकर रस्म अदा की। कंपनी के शेयरों को लेकर मार्केट का रुझान पहले से पॉजिटिव बना हुआ है, तभी इसके लिस्ट होने से पहले ही इसका ग्रे प्री मार्केट प्रीमियम डबल से ज्यादा बढ़ गया है। नवरात्रों के दिनों में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में भी नवरात्र के दिनों में नजारा बिल्कुल अलग और खास है। पुराणों में जिक्र आता है कि प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार किए थे। जब महिषासुर के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गए, तब देवताओं ने मां भगवती से महिषासुर का संहार करने की प्रार्थना की, जिस पर मां दुर्गा ने अवतार लेकर देवताओं और मनुष्यों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। मां दुर्गा के इस स्वरूप का नाम मनसा देवी पड़ा और मां मनसा देवी तब से ही शिवालिक पर्वत पर विराजमान है। महिषासुर नामक एक राक्षस का बड़ा आतंक था, उसी से त्राही त्राही करके सभी देवता लोग परेशान थे। उससे बचाव के लिए सभी देवता ऐसा कोई उपाय चाहते थे कि जिससे उसका वध हो और उसको उस महिषासुर नामक दैत्य से, आतंक से उसका बचाव हो। तब तीन देवता ब्रह्मा विष्णु एक महेश के तेज द्वारा माँ भगवती मनसा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। माँ भगवती दुर्गा के रूप में वहाँ प्रकट हुई। सभी देवताओं की मनसा पूरी होने की वजह से उसी दिन से माँ भगवती दुर्गा को मनसा देवी के रूप में पूजा जाता है। आज भी जो भक्त माँ के दरबार में आके अपनी मनसा के लिए अर्जी लगाता है, माँ उसकी मनसा को पूरी करती है। वैसे तो साल भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ती है और देश के सभी हिस्सों से श्रद्धालु मां मनसा देवी मंदिर में अपने मन की मुरादें लेकर पहुँचते हैं और मां मनसा देवी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मनसा देवी मंदिर पर पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला सड़क का रास्ता है, जबकि दूसरा रास्ता रोप वे का है। हरदोई से आए हैं और यहाँ पे हम दर्शन, माता जी के दर्शन करने में बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम बहुत प्रसन्न हैं दर्शन करके। मतलब सभी लोग दर्शन करने आए हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, सभी लोग दर्शन पा रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति कर रहे हैं। अच्छा लगा घूमने में आने का, अच्छा बुलंदशहर जिले से आए शिकारपुर से। अच्छा, मनसा देवी मंदिर आप आए तो क्या इस मंदिर की महिमा है, कैसा आनंद आया? हर साल आता हूँ जी, जब से होश संभाला है। बहुत ही बढ़िया, हर दिन तरक्की है। माँ की कृपा से सब काम पूर्ण हो रहे हैं। बहुत बड़े श्रद्धा। पुराणों के अनुसार जब विश्व महिषासुर नाम के राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त था, तब देवों और मनुष्यों की गुहार पर मां भगवती ने अवतार लिया और महिषासुर का वध किया। इसलिए महिषासुर का वध करने वाले देवी के इस स्वरूप को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।